एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी। ठीक है, उसमें हम अतलगुत्तरी वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिनमें से हमने जो है करीब 38 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ठीक है, और आज हम 39वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ये आज आपका आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम पेपर नंबर 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग बहुत घबराते हैं, पूछते हैं सर लघुत्तरीय, तो अब जल्दी से जल्दी हम सोचे रहे हैं कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघुत्तरीय आपके लिए लेकर के आएँ। तो अगले वीडियो में जो समाजशास्त्र का वीडियो आएगा उसमें हम लघुत्तरीय को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं 39वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अनुसंधान एवं वैज्ञानिक पद्धति की क्या भूमिका है। तो वो देखते हैं, आपके जो उत्तर जो आपको देना होगा उस तरीके से देना होगा कि बोगार्ट्स महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि एक समाजशास्त्रीय नियम मानवीय संबंधों के किसी पहलू के बारे में समाप्त सामान्य निष्कर्ष है जो अनुसंधान के आधार पर सार्वभौमिक प्रतीत होता है। या किसका मानना है? बोगार्ट्स महोदय का मानना है। आगे देखते हैं, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब कहना है जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए आप वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और उपकल्पना से लेकर के सामान्य नियम तक पहुंचा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं जो आप पहले से, उपकल्पना का मतलब होता है आप किसी चीज़ की कल्पना पहले से ही कर लें, वहाँ से लेकर के वो जो सामान्य नियम है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके। हाँ, इतना अवश्य है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति पर्याप्त जटिल है, मानव किसी न किसी रूप में अध्ययन का विषय है और अध्ययनकर्ता भी। मतलब कह रहे हैं कि इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं कि प्रकृति पर्याप्त जटिल है, मतलब एक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कठिन काम है और मानव किसी न किसी रूप में अध्ययन का विषय है। अगर आप इसको देखें एक तरफ से तो मानव को एक किसी न किसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। और मानव ही क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अध्ययनकर्ता भी है। मानव ही अध्ययन करेगा और मानव का अध्ययन करेगा, ऐसा यहाँ पे मानना है। इसलिए सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को सूझबूझ, अनुभव व पूर्ण निष्पक्षता से प्रत्येक स्तर पर कार्य करना चाहिए। वास्तव में जैसे जैसे सामाजिक घटनाओं को मापने की विकसित प्रणाली विकसित होती जाएगी, वैसे वैसे सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और संतुलित होता जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, उनको मापने की जो विकसित प्रणाली जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, वैसे वैसे ही जो सामाजिक घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन भी संतुलित होता चला जाएगा। ठीक है, बात करें 40 नंबर प्रश्न की, तो 40वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा बताना है। तो आपके पहले आ जाते हैं कार्ल पियर्सन महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने क्या है, सत्य तक पहुँचने का कोई संक्षिप्त मार्ग है नहीं है। मतलब इनका कहना ये है कि अगर आप किसी सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई ऐसा वो नहीं कि आप शॉर्टकट जाके सत्य तक पहुंच जाएंगे। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही गुजरना होगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप विश्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वैज्ञानिक पद्धति से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरे आपके शिक्षा शास्त्री आ जाते हैं लुंडबर्ग महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने क्या है, व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का क्रम, शब्द निरीक्षण, वर्गीकरण और विश्लेषण है। ठीक है, तीसरे आप क्या जाते हैं, थाउसेल महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति समान नियम के खोज के लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है जो कि विभिन्न विज्ञानों में अनेक बातों से भिन्न होते हुए एक सामान्य प्रकृति को धारण किए रहती है। ठीक है, उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सीमित क्षेत्र का विषय वस्तु का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित व निष्पक्ष निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, 41वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति की 5 विशेषताएं बतानी है आपको यहाँ पे। तो वैज्ञानिक पद्धति की एक समित क्षेत्र की विषय वस्तु का अध्ययन
क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में सामाजिक घटनाओं के व्यवस्थित व निष्पक्ष निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण को सम्मिलित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख 5 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहला कौन सा है? सत्यापनशीलता, दूसरी वैश्विकता या फिर तटस्थता, तीसरी निश्चयात्मकता, चौथी सामान्यता, पांचवी भविष्यवाणी करने की क्षमता। ये क्या हैं? 5 प्रमुख विशेषताएं हैं वैज्ञानिक पद्धति की। ठीक है, बात करते हैं 42वें नंबर प्रश्न की। तो 42वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो श्रीमती पीबी यंग महोदय के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान को एक वैज्ञानिक योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसको हम एक वैज्ञानिक योजना के रूप में क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनकी क्रमबद्धताओं एवं अंतर संबंधों, कार्य कारण व्याख्याताओं तथा उन्हें नियंत्रित करने वाले स्वाभाविक नियमों की खोज करना है। यह किसका मानना है? तो श्रीमती पीबी यंग महोदय जी का मानना है सामाजिक अनुसंधान के प्रति। ठीक है, श्रीमती पीबी यंग महोदय के बाद में आप क्या जाते हैं? कौन से? बोगार्ड्स के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा है एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। मतलब एक साथ जो लोग रह रहे हैं कि जीवन के क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाएं हैं, उनका खोज ही क्या कहलाता है? सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। तीसरे आप क्या आते हैं? कौन? व्हाइटने के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है समाज शास्त्रीय अनुसंधानों के अंतर्गत मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। ठीक है, चौथे आप क्या आ जाते हैं? मोसर महोदय के अनुसार देखें तो मोसर महोदय ने क्या कहा है? सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। या किसका मानना है? मोसर महोदय जी का मानना है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुसंधान प्रतिवेदन की परिभाषा दीजिए। जो अनुसंधान प्रतिवेदन है उसकी आपको परिभाषा देना है। तो गुडे तथा हार्ट महोदय के अनुसार देखें तो प्रतिवेदन को तैयार करना अनुसंधान का अंतिम सोपान है। मतलब प्रतिवेदन को तैयार करना ही क्या होता है? अनुसंधान का अंतिम सोपान होता है, और इसका उद्देश्य इच्छुक व्यक्तियों का अध्ययन के परिणाम को पर्याप्त विस्तार के साथ और इस प्रकार व्यवस्थित रूप से पहुंचाना है जो प्रत्येक पाठक को तथ्यों को ग्रहण करने और स्वयं के लिए निष्कर्षों के औचित्य को निर्धारण करने में समर्थ बनाए। या किसका मानना है? गुडे तथा हार्ट महोदय का मानना है। ठीक है, यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट का लिखना सरल है क्योंकि उसमें उठाए गए प्रश्नों की व्याख्या होती है, उत्तर देने की तकनीकी का प्रयोग होता है तथा वे उत्तर भी होते हैं जिन्हें विकसित किया गया है। ठीक है, वास्तव में यह बहुत ही कम होता है कि शोध में कई अंशों की रूपरेखा के रूप में परिवर्तन किया जाए तथा अन्य भाग छोड़ दिए जाएं। ठीक है, आगे कह रहा है कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि अनेक तथ्यों की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं कि अनेक जो तथ्यों हैं उनकी अनेक तथ्यों की और आवश्यकता है जिनकी मूल्य में कल्पना नहीं की गई थी, और कई ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनके विषय में यह लगता है कि इनके साधारण उत्तर संभव नहीं हैं। बहुत से ऐसे उत्तर भी होते हैं जिन्हें संदेहात्मक कोटि में रखना पड़ता है। मतलब उसको आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, बस आप बता सकते हैं कि इसको हम संदेह में रख के कह रहे हैं और इसमें हमें संदेह है, जिनको ना स्वीकारात्मक और ना ही नकारात्मक कोटियों में रखा जाता है। ना तो आप उनको मान ही सकते हैं और ना ही उनको आप नकार सकते हैं। ठीक है, बात करें 44 नंबर प्रश्न की। 44वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रारूप क्या है, आपको बताना है। तो प्रतिवेदन के अंतर वस्तु का विभाजन निम्नलिखित खंडों में किया जाता है। पहला क्या है? उपक्रम। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें होती हैं। पहला होता है शीर्षक पृष्ठ, दूसरा होता है स्वीकृत पृष्ठ, तीसरा होता है प्रकथन,
चौथा होता है विषय सूची, पांचवा होता है सारणी सूची और छठा होता है रेखा चित्र सूची। ठीक है, क्या होता है? रेखा चित्र सूची आवश्यक हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा यहाँ पे आपका आ जाता है अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रारूप के अंतर्गत जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है प्रतिवेदन का मूल भाग। प्रतिवेदन का मूल भाग, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। पहला आपका आ जाता है प्रस्तावना। ठीक है, दूसरा आ जाता है समस्या कथन, तीसरा आ जाता है समस्या का परिभाषीकरण, चौथा आ जाता है परिसीमन, पांचवा आ जाता है शोधकर्ता के उद्देश्य, छठा आ जाता है शोध विधि जिसकी परिभाषा और प्रक्रिया, सातवां आ जाता है प्रदत्त संग्रह सामग्री के स्रोत और आठवां आ जाता है शोध प्रबंधन की योजना। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आ जाता है संबंध साहित्य, चौथा आ जाता है मूल्य अध्ययन। मूल्य अध्ययन के अंतर्गत भी दो भाग हो जाते हैं। पहला हो जाता है परिचय, ठीक है, एक अध्याय में। दूसरा आ जाता है अध्याय का विवरण एक से अधिक अध्याय में। ठीक है, एक से अधिक अध्याय में अध्यायों का विवरण मिलता है। छठा आता है पांचवा आता है आपका यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है टाइम मिस्टेक है, तो हाँ यहाँ पे लिखा है समापन। ये थोड़ा आपको ए लग रहा होगा लेकिन ये आप ध्यान में रखना है। समापन में हमें पहले निष्कर्ष देखना होता है और उसके बाद उसका सुझाव देना होता है। और छठा आ जाता है संदर्भ सामग्री। क्या संदर्भ सामग्री आ जाती है? इसमें भी दो भाग हो जाते हैं, पहला तो ग्रंथ सूची और दूसरा परिशिष्ट हो जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे। अनुसंधान के विषय व स्वरूप के आधार पर उपयुक्त रूपरेखा के निर्देशक की सलाह पर थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अनुसंधान के विषय व स्वरूप के आधार पर उपयुक्त जो रूपरेखा है में निर्देशन की सलाह, जो निर्देशक है उसकी सलाह पर थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, परिवर्तन भी कर लिया जाता है। ठीक है, 45वां नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ध्यान में रखिए, उत्तर आपको इस प्रकार से देना होगा कि शोध प्रतिवेदन को लिखते समय बड़ी सावधानी और खुले मस्तिष्क की आवश्यकता रहती है। कुछ विद्वानों द्वारा बताई गई प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, रमेल के शब्दों में, रमेल महोदय के शब्दों में देखें तो शोध प्रबंधन का स्वीकृति प्रवृत्ति में बांधा होना। ठीक है, ग्राह्य शैली में प्रस्तुतिकरण और वैज्ञानिक चिंतन का अनुशीलन आवश्यक है। ठीक है, दूसरे आप क्या कहते हैं, वही फिर से रमेल महोदय के अनुसार देखें तो वही क्या कहते हैं कि एक अच्छे प्रतिवेदन के में स्पष्ट चिंतन का संबंध तर्क संगत सामग्री के आयोजन, ठोस व्याख्या और प्रभावशाली लेखन से प्रकट होना चाहिए। ठीक है, तीसरे आप क्या जाते हैं, मोनरो तथा और एजिल हार्ट महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है अच्छे शोध प्रबंध द्वारा एक बड़े अभाव की पूर्ति होती है। जब कह रहे हैं अच्छे शोध प्रबंध के द्वारा क्या होती है, एक बड़े अभाव की पूर्ति होती है। शोध प्रबंध से शोधकर्ता के चिंतन में निखार आता है और ऐसे उसे अपने कार्य को परखने का मौका मिलता है। इसीलिए बढ़िया लेखन शोध का आवश्यक अंग है। शोध प्रबंधन द्वारा पाठक को शोध की समस्या का परिचय प्राप्त होता है, उसे नए तथ्यों तथा सामग्री की सीमाओं का ज्ञान होता है तथा परिकल्पना को उपलब्ध सामग्री के संदर्भ में परखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार शोध प्रतिवेदन न केवल शोधकर्ता के लिए वरन पाठक के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण मानसिक योगदान है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।